चावल में बहुत सारी खबरें हैं। तो पहली खबर तो यह है कि चावल के दाम 3 महीने में 15% बढ़ गए हैं और 2900 से बढ़कर 3400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव हो गया है। प्रीमियम नॉन बासमती वैरायटी में सबसे ज्यादा तेजी है। तो अलग अलग जो कैटेगरी है वहां पर हम आपको डिटेल बता रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अजय भालोटिया जी आपसे ये होगा सर कि आप बताइए कि ये तेजी क्यों आई है। नमस्कार मृत्युंजय जी। तेजी चावल का कारण जो ये मिडल ईस्ट जो खाड़ी के देशों में स्पेशली हम बासमती की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो प्राइस बताया 2900 रुपए से 3400 रुपए पहुंच गया है। ये नॉन बासमती का चावल का रेट है। लेकिन आपको शायद ये जानकारी अभी पहुंची नहीं है कि बासमती चावल में भी जो है इससे ज्यादा तेजी है, लगभग 20% की। अच्छा। जो चावल 28 फरवरी को 80 रुपए किलो से घट के 76 रुपए किलो हो गया था, आज उस चावल का भाव 94-95 रुपए किलो हो गया। अच्छा। तो जब भी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इंडिया से जो बासमती एक्सपोर्ट है वो एक ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि नॉन बासमती के प्राइसेस को कंट्रोल वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट और काफी अदर कंट्रीज की सप्लाई मैच करती है, जो इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। लेकिन बासमती के प्राइसेस सिर्फ इंडिया से ही कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इंडिया के पास ही 80% शेयर है बासमती का और 20% लगभग पाकिस्तान कर पाता है एक्सपोर्ट, जितनी वर्ल्ड वाइड डिमांड है। अच्छा। तो बासमती के चावल जो 76 रुपए से 94 रुपए पे पहुंच गया, वो भी एक तरफ से देखा जाए तो हमारे लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि नई फसल के प्राइसेस अभी एक्सपेक्टेड हैं कि ज्यादा खुलेंगे और किसान भाइयों को उनके धान का अच्छा रेट मिलेगा, जिसके कारण मानसून कमजोर होने के कारण ये नैनो का असर होने के बावजूद भी जो है बासमती की बिजाई सभी राज्यों में बहुत बढ़िया से हो गई है और फसल की हेल्थ अच्छी है। तो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि हमारे किसानों को आने वाली फसल में दोनों धानों में, बासमती और नॉन बासमती में अच्छा रेट मिलेगा। क्योंकि डिमांड वर्ल्ड वाइड जो मिडिल ईस्ट देशों के ऊपर जो ये संकट आया ईरान और यूएस की वॉर से, तो फूड सेफ्टी के कारण सब लोगों ने बासमती को अपना ज्यादा डिमांड से इंपोर्ट किया है, और जिससे हमारे प्राइसेस के अंदर एक नया बदलाव आ गया है और एक नए रेट हमारे को देखने को मिले हैं इस साल। ओके, आपका टेक क्या है राजेश जी? जो बात भालोटिया जी कह रहे हैं कि बासमती में ज्यादा तेजी है कंपेयर टू नॉन बासमती, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वाकई फंडामेंटली चावल का मार्केट स्ट्रांग हो गया है या कुछ और वजह है? नमस्ते मृत्युंजय जी। ये फंडामेंटली ही स्ट्रांग हुआ है। उसके पीछे में एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है बाकी की इनपुट कॉस्ट भी जो है सब चीजों की बढ़ी है। आज जो फर्टिलाइजर हमारा एवरेज प्राइस होता था $450 का, आज उसका इनपुट प्राइस हमारा बढ़ के $900 का एवरेज हो गया। क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं और प्लस साथ साथ के अंदर में फ्रेट मार्केट में भी काफी उछाल आया है, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट बासमती और नॉन बासमती दोनों पे आया है। जैसे भालोटिया जी ने बताया कि हम लोग काइंड ऑफ 80% ग्लोबल ट्रेड बासमती का कंट्रोल करता है इंडिया, लेकिन नॉन बासमती के अंदर में हम लोग भले ही 38% ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, बट हमारा मेजर इम्पैक्ट जो आता है वो आता है बिकॉज ऑफ द एफसीआई प्रोक्योरमेंट। क्योंकि एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल अपनी नॉर्मल प्रोक्योरमेंट को बहुत दिनों तक एक्सटेंड किया और उस एक्सटेंशन की वजह से करीबन करीबन 18.3% बढ़ के उनका प्रोक्योरमेंट हुआ। तो जिसकी वजह से पैडी की स्कैर्सिटी डोमेस्टिक मार्केट में कम हो गई और साथ साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट में हल्की फुल्की जो डिमांड आई बिकॉज ऑफ इंपोर्ट के कोटे के सिस्टम की वजह से वेस्ट अफ्रीका में, तो लोगों ने वेसल्स लगाई। वेसल्स के अंदर में कार्गो पूरा नहीं होने की वजह से आज कार्गो की प्राइसेस बढ़ी। सर्टेनली जैसे बालोटिया जी ने भी बताया कि क्या ये बेनिफिट है हमारे फार्मर्स के लिए। सर्टेनली एक प्लस पॉइंट है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो फरवरी मार्च के अंदर में $315 थी, आज बढ़ के $360-70 के आसपास में। तो आप कह रहे हैं फार्मर्स के लिए अच्छा है, लेकिन एक्सपोर्ट का मार्केट अभी हमारा भालोटिया जी कैसा है? क्या ठीक ठाक क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो पा रहा है? अभी क्या सिचुएशन है? मृत्युंजय जी, जब एक्सपोर्ट हो रहा है, जब भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नो डाउट कि कस्टमर पहले तो ज्यादा प्राइसेस दे रहा है, 20% रेट बढ़ गए हैं और ऊपर से जो है वो फ्रेट भी जो है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पे कर रहा है। तो दोनों चीजें जो है मतलब
जो इंपोर्टर है उसके ऊपर दोनों कॉस्ट आ रही है, और स्टिल इज इन डिमांड। तो मतलब पुराना जो हमारा है जो स्टॉक, वो ऑलमोस्ट बासमती का बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जिससे 2 साल से अगर हम देखें तो किसान की सीजन के समय उसको बहुत कम पैसा मिल रहा था। 2024 में तो बहुत कम मिला, 25 में उससे थोड़ा बेहतर मिला, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि जो 2026 की फसल आएगी, कैसे भी वर्ल्ड वाइड कुछ भी हालात रहें, लेकिन किसान को पिछले साल से कम 20% पैसा ज्यादा मिलना चाहिए धान के अंदर, और जो उसके लिए एक अच्छी सिचुएशन होगी। और एमएसपी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नॉन बासमती का बढ़ा दिया है, तो वो भी गवर्नमेंट भी उसको, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है और डिमांड रहेगी, तो अगर गवर्नमेंट नहीं भी ले पाती है कुछ स्टेट्स में, तो प्राइवेट ट्रेडर्स उसको अच्छे प्राइस में खरीद के उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके। अब जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं राजेश जी, तो चाइना को अभी किस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है? सब ठीक ठाक है चाइना के एक्सपोर्ट में, या कुछ दिक्कत आ रही है? एक चाइना की थ्योरी और चाइना की पॉलिसी जो है, जब भी उनके रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो सम और अदर वो कोई ना कोई ऐसा टेंट्रम्स लेके आते हैं, या कोई ना कोई कंडीशंस ऐसी लगा देते हैं कि वहां से मार्केट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। आज जीएम सीड्स को, जीएम वैरायटी को लेके चाइना ने हमारे करीबन 20 लाइसेंसेस को रद्द कर दिया, उनके फाइटोसैनिटरी डिपार्टमेंट ने। हमारे इंडिया के अंदर में आज तक एक दाना हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोगों ने कोई जनरेट नहीं किया। तो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड प्रोडक्ट उनको मिल कहां से रहे, या उनकी मेथोडोलॉजी जो है एनालाइज करने की वो दूसरी है। अपेडा ने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया, उसके अंतर्गत हम लोगों की कम से कम 4 या 5 इंस्पेक्शन एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया कि भी इनके पास होने के बाद में वहां जाके कार्गो डिस्चार्ज होगा। उस चीज को भी मान्य नहीं कर रहे हैं। तो चाइना की प्राइस और उनकी जो डिमांड रहती है, अगर जिस दिन पूरा हो जाता है या जिस समय उनको लगता है कि ना वो वी आर सफिशिएंट, हम लोगों को और फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपना कोई ना कोई हथकंडा अपनाते हैं और इस तरह से लाइसेंसेस रद्द करेंगे, कार्गो रिजेक्ट करेंगे। आज कार्गो जाने के बाद में वापस इंडिया आना एक बहुत टीडियस काम है, बहुत ईजी नहीं है वापस इंडिया के अंदर में कोई भी कार्गो को रिकॉल करना। तो इस चीज को हम लोगों को, एक्सपोर्टर्स को, हम लोगों के लिए एक इंसल्ट भी है कि भी हमारा लाइसेंस रद्द हो गया। छोटे मोटे एक्सपोर्टर नहीं है, सारे ब्रांड ओनर्स हैं, सारे रिनाउंड एक्सपोर्टर। अभी कुछ हुए हैं क्या पहाड़िया जी? अभी कुछ ऐसा हो रहा है? अभी रिसेंटली कल ही एक अपेडा ने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंतर्गत 4 कंपनीज के उन्होंने लाइसेंसेस रद्द किए हैं चाइना ने, जिसकी इंटीमेशन उन्होंने अपेडा को दी है। अच्छा, तो इसका तो विरोध करना चाहिए हमें अलग अलग मंच से, या फिर हम कोई ऐसा रास्ता निकालने की, जब उनकी जरूरत खत्म तो वो हमें ऐसा करते हैं, तो जब उनकी जरूरत तो हम किसी और अल्टरनेट मार्केट में भेजें अपना राइस। एब्सोल्युटली अपने को कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज आज की तारीख में जैसे बालोटिया जी ने बताया कि 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ऑफ बासमती करते हैं, हम लोग भी ऑलमोस्ट 38 to 40% ग्लोबल ट्रेड नॉन बासमती का हैंडल करते हैं। तो एक प्राइड का मोमेंट है हम लोगों के लिए भी, तो उसके अंदर में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। या तो अपनी चाइना हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन एजेंसी बैठा दे, वो सील करें कंटेनर्स को, तब हम शिपमेंट करेंगे। बराबर, ठीक है। इस पर आप क्या कहेंगे अजय जी? क्या आपको भी लगता है कि हाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है, और अगर आ रही है तो उसको कैसे टैकल किया जाए चाइना के साथ? सर, वो दिक्कत तो जो है राजेश जी ने बता दी, लेकिन जो राजेश जी का दूसरा सवाल था कि अगर किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली द चाइना, अगर किसी भी कंट्री में मेरा देश का चावल जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि वो किसी भी तरीके से मेरे देश में ना आए। तो हमें उनको सिस्टम को बनाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए कि हमारा माल रिजेक्ट ना हो। लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश है भारत सरकार से कि वो अपने सिस्टम को और अपने एक्सपोर्टर को इतना रिस्पेक्ट दें कि अगर इस तरीके की कोई मन गढ़ित कहानी कोई भी इंपोर्टर कंट्री या इंपोर्टर बना देता है, तो वो एक्सपोर्टर, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि वो चावल इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है और इंडिया का ही चावल है, तो उसको सरल तरीके से वो वापस ला सके। वो पॉलिसी के ऊपर काफी बार लिखा गया है, काफी बार बताया गया है, लेकिन एफएसएसएआई और इंडियन कस्टम जो है वो इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सारा फॉल्ट एक्सपोर्टर का है और सामने वाले ने कुछ नहीं किया। तो हमारा तो ये सोचना है कि वो काम होना चाहिए, लेकिन वो तो फिर भी दूसरे देश ने काम करना है, दूसरे देश ने पॉलिसी बनानी है।
लेकिन अगर कोई भी कमोडिटी इंडिया से एक्सपोर्ट होती है और वो उस एक्सपोर्टर को वापस लानी पड़ती है, तो उसकी एक सरल प्रक्रिया बननी चाहिए और उसको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से वापस लाने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर 15% आपका रेट बढ़ गया है और किसी वजह से आपको उस चावल को वापस लाना है, तो आपको कोई बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने देश में अपना एक्सपोर्ट किया हुआ चावल लाना नामुमकिन है। वो आपको मतलब 6-6 महीने तक कस्टम से क्लियरेंस नहीं होके मिलता है। तो हमें उस पे भी सबसे पहले उस पे सोचना चाहिए। और दूसरा, इंपोर्टर कंट्री जो इस तरीके के हरेसमेंट करते हैं, नई चीजें निकाल के लेके आते हैं कि जीएमओ राइस इंडियन राइस में पाया गया चाइना में पहुंचने के बाद, उस पे भी हमारे को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमारा गुजारिश है कि अगर इंडियन एक्सपोर्टर का कोई चावल वापस आता है तो गवर्नमेंट को एक बहुत सरल पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है। ताकि वो एक्सपोर्टर उसको लाके वापस अपने लोकल बेच सके या उसको चेक करके दूसरे को एक्सपोर्ट कर। अगर ऐसा हो रहा है अभी पहाड़िया जी, तो जो जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए क्या नसीहत, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि अभी क्या करें फिर, वो अगर चाइना के साथ डील करें ना करें, क्या करें अभी? कि ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये कम से कम 6 महीने से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। नहीं करते हुए भी कम से कम 25 से 30 लाइसेंसेस उन्होंने रद्द किए हैं। फिर जब इस फर्स्ट फेज में जब ये ऐसा कारण हुआ था, तो अपेडा ने बहुत प्रोएक्टिव एक्शन लेके एक पॉलिसी बनाई कि चाइना की एक एसओपी हो गई, इस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ये आपको इंडियन कंपनी से इंस्पेक्शन करवाना है, वो अप्रूवल देने के बाद में आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब उसके बावजूद भी अभी रिसेंटली एकदम मतलब कि परसों की ही बात है, अपेडा के पास में जब मेल आता है या अपेडा को इन्फॉर्म किया जाता है कि फॉलोइंग कंपनीज का, ये 3 या 4 कंपनीज का लाइसेंस हम रद्द कर रहे हैं बिकॉज इनके कंसाइनमेंट के अंदर में जीएमओ पाया गया। तो आप कितने प्रिकॉशंस लेंगे इसके अंदर में? और इस जैसे बालोटिया जी ने बताया कि भाई कि रिकॉलिंग ऑफ द कार्गो, अब तो ये टर्म्स कंडीशंस ले रहे हैं हम एक्सपोर्टर्स कि भाई कि वहां अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्शन के वापस लाने तक की कॉस्ट वो हमारी रहेगी। चाइनीज इंपोर्टर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि रिजेक्ट हो गया तो हम उसको क्या हैंडल करेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे और कैसे उसको री एक्सपोर्ट के लिए हेल्प करेंगे। मतलब तो पहले वहां पे पीएसआई प्री इंस्पेक्शन जैसे ही होता है वहां पे ऑन अराइवल पे, वहां पे अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत डिफिकल्टी आती है वापस रिकॉल करने में। और वो अगर जीएमओ डिक्लेयर कर दें तो इंडिया के अंदर में वापस आके इंस्पेक्शन करवाना, उन फाइटोसैनिटरी डिपार्टमेंट वालों को समझाना कि नहीं ये जीएम नहीं है, सेम ही राइस है जो वापस रिकॉल होके आया है, एक बहुत बड़ा टीडीएस काम है ये। मतलब ये है कि चाइना को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। और हम इतना बड़ा अगर मार्केट हमारा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, तो हमारी डोमिनेंसी है ग्लोबल मार्केट में, और चाइना इस तरह से कहेगा तो वो करेगा तो वो अनएक्सेप्टेबल है। और जाहिर तौर पे सरकार अपने लेवल पर कर ही रही होगी। और हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो प्लेयर हैं, हमें तो इस बात का फख्र है कि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं और चावल ट्रेड से जुड़े लोग हैं वो बहुत मतलब कैपेबल हैं, स्मार्ट हैं, और उनको मालूम है कि ग्लोबल ट्रेड से कैसे डील करना है ऐसे सिचुएशन में। और हम दुनिया में डोमिनेंसी है हमारी, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो चाइना का चलेगा नहीं है कुल मिलाकर। खैर, लेकिन बालोटिया जी, आखिरी सवाल आपसे, अब यहां से चावल में और तेजी, या आपको लगता है कि तेजी पूरी हो गई? और मृत्युंजय जी, नई फसल आने में लगभग कम से कम भी 2 से 2.5 महीने का समय है और डिमांड बराबर बनी हुई है। तो आज जो रेट है उसमें और 5-7% की तेजी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको भी यही लगता है राजेश जी, 5-7% और दाम बढ़ सकते हैं चावल के? देखिए, 4 सिनेरियोज में आज की तारीख में नॉन बासमती का जो ट्रेड है वो कंट्रोल्ड हो रहा है। नंबर 1, एफसीआई ने सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया है, तो एक पैडी की स्केर्सिटी हम लोगों के पास में जनरेट हो गई है, जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है। जब एफसीआई के पास में पैडी ज्यादा है, जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे ओएमएसएस में राइस या कोई भी तरीके से, तो मार्केट के अंदर में जो स्लैक आया हुआ है उसकी वजह से मार्केट का एक रेट बढ़ेगा। दूसरा, ओएमएसएस के जो टेंडर के प्राइसेस भी इन्होंने जो दिए हैं वो बहुत ही मार्केटेबल प्राइस है, और वो उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट से बहुत कम है, बट कंपैरेटिवली बहुत मार्केटेबल प्राइस पे दिया है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जैसे 6 महीने या 3 महीने पहले अपनी नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट की एमएसपी प्राइस को बढ़ा के करते हैं, जो कि आज की तारीख में करीबन $18 के आसपास में बन रहा है। तो नेक्स्ट सीजन में जब भी हमारा नया क्रॉप आएगा तो $15 से $20 के आसपास में बढ़ के ही कॉस्ट होगी हमारी। तो सर्टेनली जैसे बालोटिया जी ने कहा कि